जी जनाब, तो 26 तारीख को इंडिया में एक वाकया रूनुमा होता है जी। इंडिया की अंदर जम्मू एंड कश्मीर में जो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर पहलगाम एक जगह है, वहाँ पर एक वाकया रूनुमा होता है। वहाँ पर मिलिटेंट्स आते हैं जनाब, और वहाँ पे 26 लोगों को मार देते हैं। अपेरेंटली वो टूरिस्ट होते हैं। और थोड़ी ही देर बाद जो है वो इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर इस तमाम तर वाक़ये का जो इल्ज़ाम है वो लगा देती है। एंड देन वहाँ पर उस ना सिर्फ ये एक इल्ज़ाम लगाती है पाकिस्तान की मिलिट्री पे, आईएसआई के ऊपर। और उसके बाद फिर इंडिया एक काम ये करता है जनाब कि वो सिंतास मुआहदे को ख़त्म कर देता है। इंडस वाटर ट्रीटी जो जिसे कहते हैं, वो सस्पेंड कर देता है। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को सस्पेंड कर दे एक्सपेल कर देता है। और जितने भी पाकिस्तानी नेशनल हैं उनके वीज़े को होल्ड कर देता है, रोक देता है। साथ साथ इंडिया ने अटारी वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया, और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और पाकिस्तान की मेल जो वहाँ पे आती है, उन तमाम तर चीज़ों को बैन कर दिया गया। न सिर्फ ये बल्कि कश्मीर में एक मिलिट्री ऑपरेशन भी इनिशिएट किया गया, और वहाँ पे लोगों के घरों को सिर्फ इस वजह से गिरा दिया गया कि वो मिलिटेंट्स, सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने तमाम तर अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया, और इंडिया ने जो भी एक्विजिशंस की थे उसके ऊपर उन्होंने कंडेम किया। साथ में जनाब जी, पाकिस्तान ने जो है वो 1972 जो शिमला एग्रीमेंट, शिमला मुआहदा जिसे कहते हैं, तो वो सस्पेंड कर दिया। और साथ साथ अपनी एयर स्पेस इंडियन जहाज़ों के लिए बंद कर दी, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है उनकी जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं उनको। एंड देन एक और अच्छी बात ये कि पाकिस्तान ने कि उन्होंने अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो टेस्ट फायर किया, सो दैट कि वो अपनी मिलिट्री रेडीनेस जो है वो दिखा सकें। तो जनाब ये अचानक ट्विस्ट, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जनाब ये अचानक इंडिया ने जो है वो काम कर दिया, लेकिन ये चीज़ अचानक से नहीं है। पस पर्दा बहुत सारे हकाइक हैं जिनके ऊपर हमें आज बात करने की ज़रूरत है, और इसीलिए क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है और इसी पे हमें बात करनी थी, और हम थोड़ी देर से बाद भी आप तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। तो सलमान भाई क्या कहिएगा, ये तो चीज़ें अगर हम डॉट कनेक्ट करें तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। जो इसराइल फ़लस्तीन का मामला है उसके ऊपर से अचानक जो है वो नज़रें हटा ली गई, एंड देन पाकिस्तान इंडिया के ऊपर बातचीत की जा रही है। तो क्या कहिएगा कि ये सिर्फ एक सादा सा मामला है, या फिर इसमें और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि हमें बज़ाहिर दिख नहीं रही। जी। जी हाँ, जैसे कि आपने तभी में कहा कि ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने रख दिए व्यूअर्स के सामने और सबको मालूम ही है। और थोड़ा डॉट कनेक्टिंग अब करते हैं कि मामला इतना सादा नहीं है जितने के लग रहा है। हम तवातुर से ये बात बताते हैं अपने व्यूअर्स को इस प्लेटफॉर्म से कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो एक मौका तलाश कर रही है आपको मज़ीद जो है वो एक डैमेज देने का। और ये अभी से नहीं तलाश कर रही है, उनका ये तीसरा टेन्योर है और वो देखते हैं कि कब पाकिस्तान इस पोजीशन में इंडिकेट है। 2019 में उन्होंने एक अटैम्प्ट की बालाकोट में, लेकिन फिर जो है हज़मियत उठानी पड़ी और मुँह की खाई। और आपको पता है कि ये सारी जो ब्रावाडो उन्होंने दिखाया और अपने मीडिया में जो जिंगोइस्टिक मीडिया आजकल अगर आप देखना हो, अगर आपको अगर कॉमेडी कोई देखी हो तो आपको इंडियन मीडिया स्विच ऑन करना है तो आपको अच्छी खासी कॉमेडी मिल जाएगी। तो वो जिंगोइस्टिक मीडिया जो कर रहा है वो सब कुछ उसके बावजूद 2019 में जो हुआ उनको जो मुँह की खानी पड़ी, और हमने तो जीता जाता आदमी जो है वो पायलट उनका पकड़ के उनको दे दिया। तो मतलब इससे ज़्यादा क्या सबूत और देंगे आप? बाकी जो उनकी तरफ से बातें हो रही है वो ये हो रही है कि हमने पता नहीं क्या कह दिया क्या कर दिया, हालांकि कुछ भी नहीं हो, कुछ दरख्तों को नुकसान पहुंचा था जो कि मेरे ख्याल में उस पर भी इन्वायरमेंट वालों को जो है वो इस पे नोटिस लेना चाहिए। जो दुनिया में बहुत इन्वायरमेंट के ऊपर पीछे लगे हुए हैं क्लाइमेट चेंज के, उनको इंडिया को नोटिस देना चाहिए इस बात पे भी कि ये दरख्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये नहीं है कि मोदी ने आपको छोड़ दिया है, जो मोदी इंडिया है वो डिफरेंट है, इंडिया के जो लोग हैं वो डिफरेंट है। इनको आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग जो है वो मीम बनाने के चक्कर में सब कुछ मिक्स कर देते हैं। देखें, जो मोदी इंडिया है वो आरएसएस बैक्ड है। सबसे पहले आप अंदाजा लगा लें, 1925 में बनी थी। और मजे की बात यह है कि इस साल उनकी 100 सेंचुरी की जो है ना वो जो है तकरीब चल रही है। तो उनको कोई कोई ना कोई डिसाइसिव काम करना है। अब ये बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले आपको नहीं बता रहे। आरएसएस की 1925 में हुई थी जी। और आप जाके थोड़ा सावरकर और गोलवाकर को उनको पढ़ें जो इनके आइडियोलॉग हैं पीछे, जैसे हमारे जिन्ना साहब हैं और
अल्लामा इकबाल हैं, उनके पीछे ये लोग थे और उनकी क्या आइडियोलॉजी है, ये किससे इंस्पायर थे। ये नाज़ी जर्मनी से इंस्पायर थे, हिटलर से उस वक़्त, और मस्सोलिनी से, जो कि इटली में डिक्टेटर था। इनकी इंस्पिरेशन क्या है? एथनिक क्लींजिंग पे ये बिलीव रखते हैं, अखंड भारत पे ये बिलीव रखते हैं। ये है इनका ग्रेटर जो है एजेंडा, जो कि बहुत सिमिलर है इस रेंज। तो आपको जब सिमिलैरिटी आप जब जो है पैरेलल मीट करते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये कुछ ना कुछ सिमिलर नहीं लग रहा, कुछ फ़ैमिलियर सी बात सुनी से नई नहीं लग रही। वो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए, मैं आपको तारीख़ी हक़ाइक़ सामने रख रहा हूँ कि आरएसएस बनी कैसे। अच्छा, अब आरएसएस जो है उसका जो आपको समझने पर जो पॉलिटिकल विंग है वो है बीजेपी। अब वो 3 टेन्योर से आए हुए हैं और कोई डिसाइसिव एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ कर नहीं पाए हैं, और वो आते पाकिस्तान के हेट पे हैं हमेशा। तो कोई ना कोई उनको तो करना था। अब वो ये तलाश कर रहे थे कि पाकिस्तान अपनी वीकेस्ट पोज़ीशन में कब जाता है। पिछले 3 साल में पाकिस्तान जो है वो अंदर तोड़-फोड़ का इतना शिकार हो गया, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी हो गई कि आपको पता है कि हम भी बारहा इस पे बात कर कर जो है हमारे भी गले जो हैं वो सूख गए। लेकिन कोई जो है ना वो जूं ना रहेगी हमारे अरबाब इख्तियार को, और उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके आस-पास क्या चीज़ ब्रू हो रही है। अब ये जो आप देख रहे हैं पहलगाम, ये बेसिकली उसी एक तसलसल की एक कड़ी है, जो कि 2019 में हुआ था। और अगर मैं ये भी बता दूँ आपको कि पाकिस्तान का जो स्टाइल है, देखें ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों एजेंसीज़ जो हैं वो कुछ नहीं कर रही हाथ पैर रख के। बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के हो रहा है, मुझे गिला ये है कि हमारी आवाज़ ही नहीं निकलती है कि बलूचिस्तान में इतना कुछ हो गया, केपीके में इतना हो गया, रोज़ के हमारे जवान मर रहे हैं। हमारे यहाँ से पॉलिटिशियंस कोई बोल ही नहीं पा रहा है कि भाई इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। किसी की ज़बान ही जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं ना, कैट कॉट योर टंग अंग्रेज़ी में। नवाज़ शरीफ कहाँ है? ज़रदारी का कहाँ बयान है? ये वो लोग हैं कि 3-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अहमद, ये बहुत शर्मनाक बात है कि इनकी तरफ से जो एक क्रिमिनल खामोशी मैं देख रहा हूँ, वो कहीं नहीं मिली। इमरान खान साहब अंदर है, उसके बावजूद उन्होंने इतना ज़बरदस्त ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न और इसकी जो ये मामला है, तो हम साथ खड़े हुए यूनाइट हैं। हमारे इंटरनल मामले वो अलग बात है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 3-3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर बने हुए, 2-2 दफ़ा के सदर बने हुए, ये क्या बोल रहे हैं इस सिलसिले में? कोई आपको सख्त बयान नज़र ही नहीं आया। मरियम नवाज़ टिकटॉक से बाहर ही नहीं आ रही है। तो ये आपका एक तरफ दोगला मयार है कि आप पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट है, केपी की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे आप। जो काउंटर आर्गुमेंट करना चाहिए आपको कि भाई अगर कश्मीर में आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो हमारे साथ, और आप लोग कंटिन्यू करे जा रहे हो। और कुलभूषण यादव, फिर बोलूँगा, जीता जागता इंसान हमने पकड़ के रखा हुआ है, कुलभूषण यादव। हमारे पास तो एविडेंस ना पाइल अप हुए हैं भाई, लेकिन हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो इंडिया एक इस तसलसल में करता आ रहा है, और आपका वीकेस्ट पॉइंट देखा था वो, और उसको ऐसा लगा कि ये एक और बात जिसमें फॉल्स जो फ्लैग अटैक की आप बात कर रहे हैं, उसके आपके पॉइंट को इंडोर्स करता है अहमद, वो ये है कि पाकिस्तानी जब भी हेल्प करते थे तो आप देखते थे कि उनकी फौज के हमले होते थे कश्मीर में। इस दफ़ा उनकी फौज पे हमला नहीं हुआ। ये जो अलग सी बात हुई है कि टूरिस्ट को अटैक किया, ये पाकिस्तान का पहले भी जब वो हेल्प भी करते थे कश्मीरी मुजाहिद, ये तरीक़ेकार था ही। पहली बात तो ये पैटर्न भी अलग है, और वॉल्स फ्लैग का आपको पता है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो आप बोल रहे हैं, तो उसके आधे घंटे के अंदर आपने फ़ौरन इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान पे, तो कुछ हो गया और एकदम हो गया। वो तो शुक्र है कि आपको इंडियन आर्मी को मोबिलिटी करने में टाइम लग गया, और उसमें वो जो फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर, उन्होंने पूरी जान मार दी आपकी। लेकिन पाकिस्तान में ट्विटर बंद है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बिल्कुल कोई पैसिव सा एक मीडिया है। उसको तो काउंटर जो प्रोपेगेंडा का बेचारों को पता भी नहीं है कि काउंटर प्रोपेगेंडा क्या होता है। मैंने तो कोई स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स पे बनी हुई कोई इन्फोग्राफिक्स भी नहीं देखी अपने चैनल पे। अगर आपने देखी हो तो मुझे प्लीज़ भेज दीजिएगा। कुछ भी नहीं। जबकि आप इंडियन कोई चैनल सुने, वो फैक्ट्स, फिगर्स, इन्फोग्राफिक्स हर बता रहे हैं, ये है पाकिस्तान के पास, ये है उसके पास। ठीक है, ये सारी बातें देखें। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि हमारी ये 3 साल से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई है। जैसे कि 2014 में नवाज शरीफ खुद फॉरेन मिनिस्टर वाला टाइटल लेके बैठे थे, उस वक्त भी उन्होंने डैमेज किया था पाकिस्तान को, क्योंकि वो बने हुए थे, काम हो नहीं रहा था। आपने अपने फ्रेंड्स एंड अलाइज नए तलाश नहीं किए दुनिया में। 3 साल इंडिया दिन रात अपनी डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ा रहा है हर जगह, पर आप पिछले 3 साल से कोल्ड स्टोरेज में रख के बैठे हैं, और आपका फॉरेन मिनिस्टर ये साख ढा रहे हैं इस बेचारे को। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका तो कोई ताल्लुक भी नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन से और फॉरेन पॉलिसी से। उसको आपने बनाया, उल्टा पुल्टा वो दिया हुआ बयान किसी का वो पढ़ देता है बेचारा, उसका मजबूरी। ख्वाजा आसिफुल आप देखें, वो तो स्पिल द बीन्स करने निकल गया था
वो इंडियन मीडिया ने उसको कोट कर करके उसको पूरी दुनिया में कि भाई देवी तो खुद मान रहा है। इस तरह के कार्टून्स और अता टाइप के कार्टून आपने लगाए हुए और अब आप दूसरी तरफ देखें, शशि थरूर, जयशंकर, उनके तो आप काउंटर पार्ट तो देखें, और वो उस वक्त वो परसू कर रहे हैं अपना प्रोग्राम पे, और आपके यहाँ तो बंदे ऐसे हैं कि ना उनसे, और आपके जो बड़े लीडर्स हैं उनसे तो कुछ नहीं निकलना। तो इंडिया आपका वीकेस्ट पॉइंट तलाश कर रहा, और उनको ऐसा लगा कि 7th ऑफ अक्टूबर के बाद जो इसराइल ने देखे ना, वो जो इसराइल ने जो अटैक कराया और फॉल्स फ्लैग, और उसके तहत उन्होंने पूरा डेसिमेट कर दिया गज़ा को। ये समझ रहे थे कि ये भी इसी तरह का कोई स्टाइल का कराएँगे और हम पे चढ़ दौड़ेंगे, क्योंकि हम पीके सिचुएशन में हैं, हमारे पास ना कुछ भी बाकी नहीं है, इकोनॉमिक तौर पे हम कोलैप्स है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अब की दफ़ा इंडिया ये वॉर मोडी एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, ये इसीलिए बनाया हुआ है कि अब के आपको इकोनॉमिक तौर पर क्रिपल करके मारने के चक्कर में, इसलिए इसको प्रोलॉन्ग कर रहा है, प्रोपेगेंडा को प्रोलॉन्ग कर रहा है, प्रोलॉन्ग। हो सकता है लिमिटेड शॉर्ट वॉर हो आपके पास, कन्वेंशनल वॉर आपके दोनों के दरमियान, क्योंकि न्यूक्लियर आपको पता है थ्रेशोल्ड आपके पास है और आप वेटरन्स के तौर पे आपने रखा हुआ है। लेकिन वो हमेशा ये कहता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ खेलता है हमसे, कि बोलता है कि अगर हो जाएगी तो वो पूरी दुनिया को बोलता है कि मेरे पास ये बम मैंने ऐसे ही नहीं रखा हुआ। फाइन, लेकिन पाकिस्तान को भी अब ये सोचना चाहिए कि रशिया यूक्रेन वॉर आपने अभी देखी कि रशिया के पास था, रशिया यूज़ कर सकता था, रशिया ने यूज़ नहीं किया। सोवियत यूनियन जो टूटा है, एटम बम पड़े के पड़े रहेंगे, लेकिन सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई, तो इकोनॉमिक तौर पे अमेरिका ने रखा, एब्सोल्युटली। उसका घेरा बांधा था। तो आपको कन्वेंशनल तौर पर भी तैयार होना चाहिए, ये सिर्फ ये नहीं करना चाहिए हर दफ़ा कि वीवो ब्लफ खेल के आप निकल जाएंगे। हर फ्रंट पे इस रेडी रहना। दफ़ा इस दफ़ा इंडिया एविडेंस नहीं दे सका। एवा मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर इंडिया एविडेंस दे देता, इस दफ़ा आपको एक सख्त कन्वेंशनल वॉर का सामना करना पड़ा, हो सकता है अभी करना भी पड़े, लेकिन अभी ये है कि डिप्लोमेटिक जो पोजीशन है, एविडेंस ना देने की वजह से, और गोल पोस्ट बार बार वो शिफ्ट कर रहे हैं, कभी बोलते हैं इतने बंदे आए थे, कभी बोलते थे इतने बंदे आए थे, कभी बोलते कि आए थे, कभी बोलते थे कि नहीं पहले से आ गए थे, चंद महीने पहले आके सेटल हो गए थे। तो उनकी कहानी में जो झोल है उसकी वजह से वो कर नहीं पाया, और जितनी देर में आज रशिया का भी बयान आ गया एज वी स्पीक, तो रशिया उसका जो अला है उसने भी कहा कि भाई मुज़ाकरात करो, और चाइना तो आपको पता है साथ खड़ा होते हैं। आज टर्किश जो है वो शिप जो है नेवल, वो आपकी कराची डॉकयार्ड पर आके डॉक हो गया। तो ये सारे सिंबलिज्म तो चल ही रहा है साथ साथ, लेकिन इसी इस्लाम में मैं आपको बताऊं, दो बातें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं कि आपने अब करना क्या है। मेरे भाई, इंडिया ने 2019 के बाद एक सबक सीखा, उन्होंने फौरन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ले लिया है रशिया से, S-400। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं। आप अभी तक 80s की टेक्नोलॉजी F-16 का पुश हो, वो कह रहे हैं आपने हमारा जो है ना एस कार्ड है, ये कब तक चलेगा? 80s की टेक्नोलॉजी का एस कार्ड कब तक चलेगा? एक बात। दूसरा, उन्होंने राफेल खरीद लिए, ठीक है, फ्रांस से। आपने उसके बदले क्या किया? आपको अपनी नेवी, आपकी नेवी बहुत वीक है, आप अपनी नेवी और एयरफोर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये है टेक अवेज, ये जो आपका क्राइसिस है। अभी भले कन्वेंशन वॉर होती कि नहीं होती, आपको अपनी नेवी और एयरफोर्स को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करना पड़ेगा। और आपके पास S-400 या आयरन डोम जो इसके पास इसराइल की नहीं, इसी तरह का कोई एयर डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए हमारा। कब तक आप ये बोलेंगे कि हम F-16 को पे मिसाइल लेके जाएंगे और जाके मार देंगे? S-400 की रेंज पता है आपको? 400 किलोमीटर्स तक वो जो है ना वो कवर देता है। तो आप कहाँ, मतलब कहाँ, किस स्पीड से जाएंगे आप मारने के यानी लिए? यानी आप ये कह रहे हैं कि जज्बात के अंदर बातें करना और सारी चीज़ें वो एक तरफ है, लेकिन आपकी वैसी भी तैयारी होनी चाहिए ऑन ग्राउंड इन रियलिटी। बिल्कुल। और आप न्यूक्लियर मतलब करके हर दफा निकल जाते हैं ना, आप बोलते हैं कि यार 2 न्यूक्लियर पावर है, अगर हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जितनी जंगें भी हुई है, बहुत सारे लोगों के पास न्यूक्लियर पावर थी, कन्वेंशनल वॉर लड़ी। अब तो प्लास्टिक और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम। अभी ईरान और इसराइल के दरमियान आपने देखा एक्सचेंज हुआ मिसाइल्स का, क्या हुआ था वो? एयर डिफेंस सिस्टम का सारा गेम एयर डिफेंस यस। सिस्टम का देखा उन्होंने। ईरान की ज़्यादातर जो है आयरन टॉप ने किया, लेकिन कुछ गिर गए। तो ये भी बात अच्छी तरह पता लग गई कि इतना भी अच्छा है आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम, कुछ ना कुछ तो लीकेज होगी। तो ये एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि लीकेज तो होगी, लेकिन S-400 वो के बैठे हुए हैं। और आपकी जो एयरफील्ड हैं वो उनके बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान का जो पहले वकू है वो इस तरीके से है कि वो उसका जो मैप है वो लबूतरा सा है। यस। उन आपको बहुत, आपकी ज़्यादातर एयरबेस उनके निशाने में हैं, उनके मिसाइल्स नहीं, उनको आना नहीं। अब आप समझ रहे हैं कि अभिनंदन टाइप की चीज़ आ जाएगी 2019 की तरह, और आप बातें देखें आपकी जी खाम ख्याली बन जाता है। वो स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्ड कर रहे हैं एक डिसाइसिव वॉर के लिए आप। और देखें कोई भी पॉलिटिकल इस दफ़ा तो वो एविडेंस सही से नहीं दे सके। सोचें अगले अटैक में
वो लाजमी तौर पे ये हिस्सा कवर करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, आप भी प्रिपेयर। सलमान भाई, इसमें जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ईरान है, बांग्लादेश है, और नेबर्स तो खैर नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन एक एक मुसलमान कंट्री है, हम तो सारे बोल सकते हैं आप, हाँ। हाँ, तो उनके लिए फिर आप क्या समझते हैं कि कितना रेलेवेंसी उनकी बनती है इस पूरे गेम में? क्योंकि हमने देखा है कि कुछ आवाज़ें जो है वो बांग्लादेश से भी आ रही हैं कि वो अपनी कुछ 7 या 8 रियासतें हैं जो हैं उनके ऊपर दोबारा वापस अपना कब्जा लेने की कोशिश करेंगे वो। तो सेवन स्टेट जो है। जी एग्जैक्टली, तो यस। उसके बारे में आप क्या कहिएगा? ठीक है, इट्स अ टॉल फ्लेम फ्रॉम बांग्लादेश साइड, सेवन सिस्टर स्टेट। लेकिन टॉल फ्लेम में एक अच्छी बात है कि वो चाह रहे हैं कि चाइना की मदद से भी ये ईस्टर्न इनका जो नीचे तक है वो ले। अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि पहली दफ़ा रीजनल जो बुली है इंडिया, उसको अब 3-4 तरफ से आवाज़ें आने लगी। पहले तो क्या होता था, आप अकेले बेचारे खड़े होते थे और आपके कारगिल में आपको क्लिंटन का फ़ोन आता था, फिर आपकी बेइज्जती हो जाती थी। ठीक है, 65 में आपको डिफेंस करना पड़ गया, 71 में वो आप आधा मुल्क ले गए। हर दफ़ा उनको कामयाबी हुई है, आप ये समझते हैं। इस दफ़ा क्या है कि चाइना ने कहा कि नहीं, इत्तेफाक से चाइना से उनकी नहीं बनती है, तो आपको फ़ायदा हो रहा है। बांग्लादेश में क्योंकि रजीम चेंज हुई, हसीना वाजिद पूरी प्रो इंडियन थी, वो साइड हुई है। 2019 और अभी में फ़र्क ये है, उसके बीच में ये हो गया। तो डॉक्टर यूनुस जो है उसमें इस तरह का बयान आप दे पाएँ, ठीक है ना? तो पाकिस्तान को अपने हमसाय ममालिक इंक्लूडिंग ईरान, अफ़गानिस्तान से पहले तो वेस्टर्न बॉर्डर तो अपना सिक्योर करना चाहिए। ये तो हम तो थोड़ा तमाशा से आपको सालों से कह रहे हैं बात कि भाई आपका वेस्टर्न बॉर्डर अगर कम से कम सेफ है ना, चाइना आपका सेफ है नॉर्थ में। अगर आप अफ़गानिस्तान और ईरान सेव कर लेते हैं डिप्लोमेटिक टाइज़ करके, तो फिर तो आपको एक तरह फ़ोकस होना है। फिर तो बहुत ज़बरदस्त गेम बन जाएगी आपकी, और आपको नेवल करना है। नेवल पे लेकिन ये हम बहुत अरसे का आपको बोलते हैं, आप नेवी बहुत करते हो। आपको थोड़ा-सा अब अपने आप को अपग्रेड की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और जो हमारा जो पूरा डिफेंस बजट है, जो वो आर्मी की तरफ ज़्यादा है सेंटर, उसको थोड़ा अलाइनमेंट करनी पड़ेगी आपको नेवल और एयरफोर्स की तरफ। क्योंकि आप कब तक जो है वो पुरानी जो है 90s की वीडियो चलाएँगे जिसमें F-16 दिखा-दिखा के, भाई दौर चेंज हो चुका है। मैं बोल रहा हूँ 2019 से अभी तक में वो S-400 ले चुके हैं और राफेल ले चुके हैं, और मज़ीद एक और खेप के लिए वो आगे जा रहा है। वो आगे जा रहे हैं, वो उससे आगे आप क्या कर रहे हो? और आपने जैसे बोला कि एक मिसाइल का तजुर्बा किया, ये आप सारे मिसाइल जो है भाई, मिसाइल तजुर्बा आप करते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम, वो नहीं है आपके पास। चाइना से आपने लिया एक, लेकिन स्टिल इट्स लाइक जो है ना वो प्रीमेच्योर है उसके बारे में कुछ कहना कि इसकी एक्यूरेसी और वो कितनी ऑथेंटिसिटी। S-400 टेस्टेड है, ठीक है? तो आप इस तरह का कोई, और इसीलिए हम पे बार-बार अपनी बस बताएँगे कि इमरान खान चाह रहे थे कि रशिया से आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाए, क्योंकि अगला दूसरा तीसरा स्टेज यही था कि आप सबसे ज़्यादा जो आप एम कर रहे थे चीज़ों को, कि रशियन जो डिफेंस इक्विपमेंट उसकी तरफ आपकी नज़रें थी, क्योंकि अमेरिका आपको F-16 को भी अपग्रेड नहीं करना है। उसमें जो पैसे आपके ले लिए हैं, पता है आपको क्या किया उसने? मैं आपको अपने व्यूज़ बता रहा हूँ। उसने पैसे ले लिए हैं उस मद में, और नहीं दे रहा, और पता है क्या कह रहा है कि पैसे मैं वापस भी नहीं दूँगा, ऐसा करें मेरी तरफ से मेरे यहाँ से कोई क्रॉप्स वगैरह स्वीप। दैट्स अमेरिका। ये ग्लोबल बुली है। अभी आप रीजनल बुली से डील कर रहे हैं। तो इंडिया से जितने भी रीजन के कंट्री है वो नाला है, इंक्लूडिंग नेपाल। हालांकि उनके धर्म को शेयर करते हैं, नाला है क्योंकि बुली है। बुली को कोई पसंद नहीं करता, आपको पता है। आपको एंगेज करनी अपनी अपने आपको पाकिस्तान को ज्यादा एलाइज और फ्रेंड्स चाहिए। आप कब तक से एक करेंगे कि यार सऊदी अरब, चाइना, तुर्की, गेम खत्म। ईरान से आपके कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता रहे। ईरान को आप सिक्योर करें, ईरान को आप ओम्मा वाले प्लेटफॉर्म से आप इंगेज करके ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। जो आपके अंदर अहले तशी कम्युनिटी है उसको मुहर्रिक करें, टाइज बनाए, स्ट्रॉन्ग करें। यार देखो, आपको नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। ये क्या बात कर रहे हैं यार आप आपके पास सारे कार्ड्स हैं भाई। आप वो कंट्री हो, आपके पास रिप्रेजेंट करने वाला बंदा नहीं, वरना आपके पास तो बहुत सारी चीजें करने वाली है। मैं और आप अगर जब बात कर रहे हैं, पर इनका ताल्लुक भी नहीं है फॉरेन पॉलिसी से डायरेक्ट, हमें जब ये बातें समझ में आ रही है, तो पॉलिसी मेकर्स को कोई बातें समझ में ही नहीं है मेरे भाई। तो ये बात। बाकी बात ये है कि उन्होंने जो आते के साथ ही पहले ही घंटे में बोला कि हम पानी बंद कर देंगे, अब आ जाओगे तो सिंतास माहिदे में। इंडस वाटर ट्रीटी में पहली बात तो ये कि वो हमारे चैनल वाले बड़े खुश हो रहे हैं मिनिस्ट्री मीडिया वाले, यार एकदम पानी नहीं बंद कर सकते। भाई वो एकदम पानी इसलिए नहीं बंद सकते, उनके पास कोई रिजर्वायर और यस। डेप्थ अल्टीमेट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि वो डैम बना रहा है, तो आप अभी हाथ पे अंदर के ये बैठ जाओगे कि नहीं यार हम तो। आपको हंगामी बुनियादों पे जो टेक अवेज है इस कॉन्फ्लिक्ट के,
आपको हंगामी बुनियादों पे डैम्स और वाटर रिजर्वॉयर बनाने, और दूसरी तरफ पैरेलल डिप्लोमेटिक और लीगल वॉर लड़नी है, भले आपको हेग जाना पड़े, आईसीजे, ठीक है ना, हेग जाना जी। पड़े, आप वहां जाना पड़े, और वर्ल्ड बैंक वैसे भी आर्बिट्रेटर है, ठीक है ना, वो बीच में आपकी आर्बिट्रेशन कराया, वर्ल्ड बैंक इसमें आपको पता है गारंटर है इस मायदे यस, का, यस। तो वो आर्बिट्रेटर है, तो वो आएगा बीच में, आप वहां पर डिप्लोमेटिक और इलीगली इंगेज करें, ग्राउंड पे आप डैम्स और रिजर्वायर बनाने की कोशिश करें, और इंडिया को बता दें, जैसे कि आपने बताया, आपने कितना सा हिस्सा किया, आपने बोला कि यार ये एक्ट ऑफ वॉर करार दिया जाएगा अगर आप पानी दो, ठीक है, ये आपने धमकी लगाई, ग्राउंड पे आपने काम किया, वहां पे आप लीगल में चले गए किया, आपने मल्टी डायमेंशनल चीज करनी है पानी की, वरना ये क्या करेगा, वो ऑलरेडी सुखा चुका है रावी और को, मतलब जो रावी आपको पता है क्या हालत है उसकी, जी, बिल्कुल। वेस्टर्न रिवर जो है, वेस्टर्न रिवर है उनका भी आ रहा है, तो आप किस खाम ख्याल लिए बैठे हो, वो बंद कर चुका है ऑलरेडी कुछ चीजें, तो मतलब मेरे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि जो लाला लैंड में हमारे लोग घूम रहे हैं कि यार कुछ भी नहीं होगा, ओ भाई चीजें आगे जा चुकी है, 2019, अभी भी आप अभिनंदन और वो चाय के कप दिखा रहे हो, और मीम बनाने की मीम फैक्ट्री आपकी बड़ी बेहतरीन चल रही है, थम्स अप, वो आपको पता है लंदन हाई कमीशन के बाहर क्या हुआ, मीम बिल्कुल। फैक्ट्री आपकी जबरदस्त चल रही है, थम्स अप, देखिए मीम फैक्ट्री से काम नहीं करती, वो एक मीम फैक्ट्री जब आपको ठोस इकदाम करने में इंटर ऑर्डर ट्रिब्यूनल आपको 3 डायमेंशन में काम करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक, लीगल, चाहे आपको हेग जाना पड़े, वर्ल्ड बैंक को आपसे बीच पे कुटवाना पड़ेगा, दूसरा आपको ग्राउंड पे तेजी से इमरजेंसी में आपको काम करना पड़ेगा, वाटर रिजर्वायर और डैम, जहाँ डैम नहीं बने वहाँ वाटर रिजर्वायर बनाओ, झीलें बनाए, ठीक है ना, लास्ट 1 मिनट सिनॉन में। पानी, हाँ पानी को आप डाइवर्ट करते हैं बलूचिस्तान की तरफ, वहां पर बहुत जरूरत है इस तरीके से, तो भाई ये मल्टी डायमेंशनल वो करना पड़ेगा आपको, आपको अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी बेहतर करना पड़ेगी, मजीद फ्रेंड्स एडवाइस ढूंढने पड़ेंगे, इंटर बॉर्डर ट्रीटी का मैंने आपको बता दिया, मिलिट्री तौर पर आपको नेवी और एयरफोर्स का अपग्रेड करना पड़ेगा, और सबसे अब बहुत इंटरनल जो पॉलिटिकल बिखरिंग है, आपको हीलिंग टैक्स देना पड़ेगा स्टेट को, यानी जो 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 बलोच हैं, जो पख्तून हैं, जो पीटीआई के साथ आप कर रहे हैं, उस पे से आपको निकाब रखना पड़ेगा, रिकन्सिलेशन की तरफ जाना पड़ेगा, और अंदर के मामला जल्द से जल्द सॉल्व करने पड़ेंगे, और एक नेसेसरी यूनिटी के लिए काम करना पड़ेगा, ये जब तक ये चीज़ें मोटी मोटी चीज़ आप नहीं करेंगे, ये टेक अवेज हैं इस हालिया कॉन्फ्लिक्ट के, आप इस सिचुएशन में इसलिए हैं यहाँ, सही है अहमद, आपको ये जी। चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया एक चांस और लेगा आपके ऊपर, मोदी की अगली टर्म, इस टर्म को खत्म होने से पहले, मैं आपको पहले से बता दूंगा, और अभी भी जंग का खतरा टला नहीं, सो होप फॉर द बेस्ट, कीप योर फिंगर्स क्रॉस।